क्यों? चर्च में मुनम्मम में क्रिश्चियंस की लैंड को क्लेम किया है कि नहीं? यमुनानगर के गुरुद्वारे को क्लेम किया है कि नहीं? तमिलनाडु के तिरुचिंदरी मंदिर को क्लेम किया है कि नहीं? तो फिर आप ये कहिए हम सिर्फ मुस्लिम लैंड को क्लेम करेंगे। क्लेम तो हम सबको करेंगे। और वैसे मुझे एक चीज जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था फिर बोल दूं, अभी प्रियंका जी बोली, इनके तो नेता 2015 में बोल चुके हैं कि मुसलमानों की नागरिकता भी ले लेनी चाहिए। यस, 2015 सामना में संजय राउत जी का स्टेटमेंट है। और सुनिए, और दूसरी तरफ संजय राउत को कोट कर रहे हैं, गठबंधन में वो शामिल हैं, वो मुस्लिम लीग, जिसने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टेड मांगे। कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पेज नंबर 270 में पढ़ ले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूरी बात कर, एक लाइन बस सुनिए सर। पुराना एक गीत था ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मैं कहना चाहता हूं, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। ओके, जवाब इमरान मसूद की बारी है अभी। देखिए अभी अनइंटरप्टेड अभी सुधांशु भाई ने बात कही और बहुत सारे मुल्कों के उन्होंने उदाहरण दिए। बस यही आप अपनी बात के अंदर अपना भी अपनी मेरी बात कह गए। वक्फ कोई संस्था नहीं है कि सिर्फ संस्था की बात है। वक्फ मुसलमान का एक फरीजा है जो हर मुसलमान के ऊपर लागू होता है। और जितने मुस्लिम ममालिक आपने गिनवाए, उन तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर इस्लामिक लॉज हैं और उसके अंदर वो वक्फ के हिसाब से चलने का काम करते हैं। और वक्फ हमारा धार्मिक कृत्य है। बस इतनी बात समझाने की तो बात है जो बात प्रियंका जी ने कही कि आप तमाम जगहों पर काशी विश्वनाथ के अंदर, मैंने एक बहुत छोटा सा बुनियादी सवाल पूछ लिया था अपने एक साथी से, जवाब नहीं दे पाए थे और दे भी नहीं पाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ हिंदू रिचुअल्स के बारे में पूछेंगे, सनातन रिचुअल्स के बारे में, मैं सुपरफिशियली आपको सब बता सकता हूं। लेकिन अगर ज्यादा गहराई में जाकर के आप मुझसे बात करेंगे तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर आपको सुपरफिशियली कुछ मैं पूछूं, आप बता देंगे इस्लाम के बारे में, लेकिन गहराई की तरह साथ नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपका मुसलमान होना है। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, 2013 में जो कांग्रेस की सरकार ने एक्ट पास किया था, क्या वो संविधान से ऊपर नहीं था, जिसके अंदर ओवर रीच थी वक्फ की? नहीं, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, कहीं नहीं थी। ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया। आप मुझे बताइए, 16-17 ट्रिब्यूनल हैं, क्या तमाम ट्रिब्यूनल के फैसलों को रिव्यू नहीं किया जाता हाई कोर्ट से? ठीक इसी तरह से तमाम वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला, उसका भी रिव्यू हाई कोर्ट से हो सकता था। आपने कह दिया कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? आपने कहा कि वक्फ कहीं भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। अरे वक्फ अगर इतना बड़ा पावरफुल था तो हम तो रोज पार्लियामेंट में जरा सा वक्त मिलता है, किसी कोने में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, तो पार्लियामेंट भी वक्फ हो जाती। क्या नहीं हो सकता? जब तक वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ करने वाला है, जो वाकिफ है, जब तक वो उसका 100% ओनर ना हो, उस पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तब तक वो वक्फ नहीं की जा सकती। आप तीनों पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं आप तीनों के भाषणों में से कुछ कोट करूंगा और मैं मैं एक चीज कहना चाहूंगा। क्यों कहा? मैं शुरुआत कर लेता हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊंगा। इमरान मसूद, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। इमरान मसूद, आपने बोला कि इस देश में मुसलमानों का गला घोटा जा रहा है, यह आपका बयान था। गलत क्या? नहीं, आपने बयान दिया कि इस देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का सिटीजन बनाया जा रहा है और गला घोटा जा रहा है। क्यों कहा? मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान, अब वही बोल रहा हूं ना जी, मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान घर में रहे तो दंगाई घुस करके निकाले बाहर, और बाहर निकले तो पुलिस छाती पर गोली मारे। क्या हुआ संभल में? पहले सर्वे के लिए गए, कुछ नहीं हुआ। फिर 250-300 का टोला गया, मस्जिद में जाकर के नारेबाजी हुई, लोग आए, हंगामा हुआ, और उसके बाद 5 लोगों के गोली लगी और सीधे छाती पर गोली लगी, और जिनके गोली लगी उन्हीं के लोग जेल चले गए। अच्छा, वो संभल वाली मस्जिद एएसआई के संरक्षण में थी और एएसआई वहीं नहीं जा सकती थी? आप मुझे एक बात बताइए, एएसआई का अजीब कानून है। एएसआई का जन्म हुआ 1871 में जी, और उसका प्रबंधन शुरू हुआ 1904 में, और एएसआई प्रोटेक्टिव मूवमेंट जितने भी हैं उन सबकी मालिक एएसआई हो गई। सुधांशु त्रिवेदी, आप सबकी मालिक एएसआई हो गई। जिसमें मस्जिद, एक सेकंड, मस्जिद बनाई मेरे पूर्वजों ने नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगी कि हम नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें? एएसआई तय करेगी कि हम कहीं वजू करें कि ना करें? मैं एक लास्ट के अंदर दूसरा सवाल भी लूंगा, लेकिन अभी हमारे पास काफी समय है। मैं सुधांशु त्रिवेदी, आपने सदन में एक बात बोली जिसपे दिग्विजय सिंह को ऑब्जेक्शन हुआ, देश के गृह मंत्री खड़े हुए। आपने बोला कि इस देश के मुसलमान को कभी ईश्वर जहां से जोड़ा गया तो कभी किसी और के साथ जोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि आप भी, मैं मतलब आपसे मेरा तारुफ भारतीय जनता पार्टी से, मुसलमानों को एक जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज करना चाहते हैं? यह आरोप है। इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है,
भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था, जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी, मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया, मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वैश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, चूंकि वक्फ एक मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो इसका गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही तो आज बोल रहे हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कराया। 1913 से 2013 तक इनकी किस वाकफियत ही नहीं बदली। और मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको, सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी हिंदुओं में, वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमान 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है? हाईएस्ट एजुकेशन में पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये, जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, 1-2 सिख रियासतें छोड़ दे, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए ये उल जलूल मामला क्या है। 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कहती मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्फ में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है। एक तरफ कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से बुरी स्थिति है, और दूसरी तरफ ऐड होते जा रहे हैं। और सर आंकड़ा तो ऑन उस पे बोला। सर आप तो सदन में हैं, आपको विशेषाधिकार हनन ले आना चाहिए मंत्री के खिलाफ, अगर आपको आपत्ति है तो लाइए साहब। सुधांशु जी, हाउस पे दिया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जो था मैं